नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों को बातें तो कुछ लोगों को कुछ भी हजम नहीं होता। और दोस्तों, जिस आदमी का हाजमा खराब होता है, जिस इंसान का हाजमा खराब होता है, उसका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। और उस बीमारियों की वजह से हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो एसिडिटी के रूप में सामने आता है, जो आजकल एक बहुत कॉमन समस्या बन गई है। और एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम जिन गोलियों का सेवन करते हैं, उनकी वजह से कैंसर तक की बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश पा रही हैं। आज डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में हम आयुर्वेदाचार्य और मॉडर्न मेडिसिन दोनों के एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश त्यागी जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाजमा खराब होने की क्या वजह हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इससे उत्पन्न होने वाली कौन-कौन सी बीमारियां हैं, एसिडिटी समेत उन तमाम बीमारियों का इलाज क्या है। डॉक्टर साहब, जी। हाजमा एक ऐसी चीज बन गया है जो कॉमनली हमारे वीडियो पे भी जो साथी हैं वो कमेंट करके कहते हैं सर कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोग एसिडिटी की बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। इसलिए मैं आज चाहूंगा कि आप इतना विस्तार से ये बताएं कि इस वीडियो के बाद कम से कम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक हो जाए। देखिए धर्मेंद्र जी, एक बहुत पुरानी कहावत है और लोक धारणा में है कि जिसका पेट खराब होता है, उसका सारा सिस्टम खराब हो जाता है। जी। और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अब इसको गट कनेक्शन के नाम से जानने लगी है। अच्छा। गट माने आपका जो पाचन तंत्र का सिस्टम है, उसको गट बोलते हैं। जी। और हार्वर्ड मेडिकल साइंस का जो रिव्यू उनका मैगज़ीन आती है, उसमें भी अभी पिछले कुछ दिनों पहले गट कनेक्शन को लेके बड़ी सारी चीज़ें थी। जी। और ये विषय पहले तो हम भारत में मानते थे कि जिसका पेट खराब उसकी सेहत खराब, यानी कि पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस इस चीज को मानने के लिए तैयार थी नहीं। उनको काफी साल लगे। हाँ। और हम आयुर्वेद में सदियों से इस चीज की पैरवी करते रहे हैं कि आपका जैसा खाना पीना है, कहते हैं ना, जिसका जैसा अन्न वैसा उसका मन, यानी अन्न मन तक पे प्रभाव डालता है, ये भी धारणा हमारे यहाँ मौजूद रही है। जी। और इसी के चलते क्या है कि आयुर्वेद में पूरे सूत्र है महर्षि बागभट्ट के, और महर्षि चरक ने भी इस पे अच्छी तरह से प्रकाश डाला है कि आदमी का भोजन, आहार, खाना कैसा होना चाहिए, और उसका एक अपना व्याकरण है जी। कि आपने किस ऋतु में किस तरह का खाना खाना है, दिन में आपके खाने-पीने की चर्या किस तरह की होगी और किस मौसम में आपने किस तरह का खाना खाना है। तो पूरा एक खाने का उसका एक पूरा शास्त्र है, जिसके जी। अनुसार आपने चलना होता है। जो लोग, अब एक बड़ी धारणा है आज के युग में, कहा जाता है, पूछ भी लेते हैं मज़ाक में कि आप ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं या खाने के लिए ज़िंदा हैं? इसमें पूरा मर्म छिपा हुआ है। जी। अब जब ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके खाने-पीने की मात्रा कम है, कम। आप कम खाते हैं। और अगर केवल खाने के लिए ज़िंदा हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी मिल रहा है उसको खाए चले जा रहे हैं, बिना ये सोचे, उसका परिणाम जाने बिना कि इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओवर ईटिंग। जी। तो आयुर्वेद में बहुत विस्तार से इन चीज़ों को बताया गया है कि आदमी का भोजन कैसा होना कैसा चाहिए, होना और चाहिए। वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी होना चाहिए। हम चूँकि उत्तर भारत में या हिंदी बेल्ट में बैठे बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ के विषय में हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमने, कई शायद पहले एपिसोड में कोई बताया कि आपका जो खाना है, जी। वो सीज़नल और रीजनल होना चाहिए। अच्छा। एक तो मौसम के अनुकूल खाना हो, हुँ। और दूसरे जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए हैं, उसी क्षेत्र का भोजन, 20-22 किलोमीटर के एरिया का जो भोजन है, वहाँ जो वनस्पतियाँ उग रही हैं, जो अन्न पैदा हो रहे हैं, वो आपके लिए सर्वोत्तम आहार है। जी। हो सकता है निकट भविष्य में जाके कभी, या 10-20 साल बाद, विज्ञान इस चीज़ को भी मान ले कि जो रीजनल प्रभाव है खाने का, वो मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। जी। फिलहाल जिस डाइजेशन की हम बात करते हैं, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं कि हाजमा खराब है, अपच हो गया है, इंडाइजेशन हो गया है, इस सब की जड़ यही है कि हमें खाने-पीने के जो मौलिक सिद्धांत हैं, उनको हम भूल गए या हमें उनको पता नहीं है। जी। आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि जब आप खाना खाने बैठें, तो आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। अच्छा जी। अगर आप तनावग्रस्त होके भोजन खा रहे हैं, घर में कलह की स्थिति है, आप ऑफ़िस से आ रहे हैं और जब आपको खाना परोसा जा रहा है और उस समय घर का वातावरण ठीक नहीं है, तो वो भोजन के सही जो प्रभाव है, वो जो होने चाहिए, वो आपके उसमें नहीं आएँगे।
दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है, हुँ, उसने हमारी खाने-पीने की आदतों को इतना बदल दिया है कि अब जो अब से 40-50 साल पहले का जीवन था, उसमें धरती आसमान का फ़र्क आ गया। हाँ जी। पहले उत्तरी भारत में आप देखेंगे बहुत सामान्य भोजन होता था, कि लोग सुबह उठते थे, तो नाश्ते की कांसेप्ट नहीं थी। हुँ, वो उठे और सीधे 10 बजे के आस-पास 10-11 के बीच में, और जैसे मज़दूर या किसान खेत से लौट के आते थे, उस समय वो अपना खाना खा खा लेते लेते थे। और शाम को आपने देखा होगा कि सूरज ढलने से पहले-पहले वो भोजन कर लेते थे। कर लेते हैं। और उस भोजन में होता क्या था? रोटी है, दाल है, कोई सब्ज़ी मिल गई, दूध है, घर घी से है, घर का और ये उत्पादित सारी भोजन। चीज़ें हैं। हुँ, एक तो उनमें उस समय आपके जो केमिकल्स का मिलान जो अब शुरू हुआ है? वो जी, चीज़ें नहीं थी। तो घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध भोजन जिसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है जितना हमें चाहिए, और फैट्स भी। जी, ये जो 3 तत्व हैं भोजन के, हमें बड़ी आराम से वहाँ मिल जाते थे, और खाने-पीने का टाइम फिक्स था। गाँव में आप देखेंगे उस समय का जो माहौल था, कि अगर एक बार भोजन कर लिया है और शाम का भोजन, उसके बीच में आम तौर पर कुछ नहीं खाते थे लोग। हुँ, संयम था। आज स्थिति ये है, भोजन की उपलब्धता इतनी ज़्यादा है जीवन में। आप देखिए जो मध्यम वर्ग के परिवार, उनके घरों में एक फ्रिज आ गया है, फ्रिज में तमाम चीज़ें भरी पड़ी हैं, और किचन में इतनी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, बिस्किट्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें डाल रखी हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, है ना? फ्रूट जूसेज़ हैं। तो खाने और खाने के बीच का जो बहुत सारा खाना चलता है, हुँ, जिसे हम स्नैकिंग बोलते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, और उसको काउंट नहीं करते खाने में। हुँ, तो ये जो बीच का जो खाना है, आप ये मान के चलिए, ये आपको बीमार कर रहा हुँ, है, आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर रहा है। आदर्श स्थिति ये है, जो आयुर्वेद कहता है कि सुबह जब सूर्य उगय उग चुका हो, उदय हो चुका हो, उससे 3 घंटे बाद, यानी कि अगर 6 बजे हुआ तो सवा 9 और सवा 10 के बीच जी, आपका पहला प्रिंसिपल मील, जो मुख्य भोजन है, वो हो जाना चाहिए। अच्छा जी। वो सर्वोत्तम समय है। और शाम को इसी तरीके से आपका सवा 6 और सवा 7 के बीच का जो टाइम है, उसमें आप अपना भोजन कर लें रात शाम को वाला। डिनर कर लें। और इस बीच में जो है, हुँ, किसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, तो बीच में कभी भी भूख लगने की स्थिति में वो कोई ताज़ा फल खा ले, या बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है तो वो नट्स वग़ैरह खा ले लें। सकता है। लेकिन बीच में कोई भरपूर मात्रा में भोजन की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सारे दिन चरने वाली स्थिति है। हाँ जी, 9 बजे खा लिया, 10 बजे खा लिया, 11 बजे खा लिया, कभी जी, चाय पी ली, कभी कॉफ़ी पी ली। ये जो खाने-पीने का ढंग है, बिल्कुल गलत जी, है। आयुर्वेद इसको अ, प्राथमिकता नहीं देता और इसके पूरी तरह से निषेध करता है। तो ये बार-बार का जो खाना है, जिसे हम अध्यसन कहते हैं, ये मनुष्य की पाचन क्रिया को विकृत करता है। दूसरी चीज़ क्या है इसी में, कि अभी पहला खाना पचा नहीं है दूसरा खा और लीजिए। दूसरा खाना आपने खा लिया। एक कारण ये है। दूसरी ये कि आपको भूख लगी है, लेकिन आपने सोचा चलो मेरे तो भी डिनर के या जो प्रिंसिपल मील में टाइम है, टाइम पड़ा तो है। मैं कुछ हल्का-फुल्का ले लेता हूँ। हुँ, ये जो हल्का-फुल्का आज के जीवन में लेते हैं लोग, ये असल में ना हल्का होता है, ना फुल्का होता है। ये बीमारी की जड़ है सारी की सारी, है ना? और सारे दिन हम जो कॉफ़ी, चाय या ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें लेते रहते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फूड ये आपके दुनिया भर के कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, हुँ, ये मिले कैंपा हाँ, कोला और ये तमाम चीज़ें हैं। ये सब मान के चलिए कि आपकी पूरी जो सिस्टम है पाचन तंत्र के लिए, एक ज़हर की तरह से है। आयुर्वेद ये कहता है कि एक अग्नि होती है, जठराग्नि, जो हमारे एपिगैस्ट्रियम में, पेट के ऊपरी वाले हिस्से में होती है, और ये जठराग्नि भोजन को पचाने का काम करती है। जी, हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं खाने के रूप में, उसको कन्वर्ट करना होता है अन्न रस में, जी, और रस से फिर चीज़ें पूरी एक क्रम में चलते हुए जाके धातुओं के में परिवर्तित होके अंत में शुक्र और ओज के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। जी, तो ये जो जठराग्नि है, ये पाचन क्रिया को अंजाम देती है। अगर ये जठराग्नि आपकी मंद है या बहुत तेज है, ठीक है? या विषम स्थिति में है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ना उसका पाचन ठीक से होगा और ना उसका अपशोषण ठीक से होगा। अच्छा। तो ये सब जठराग्नि का प्रताप है आयुर्वेद के हिसाब से। वैसे आयुर्वेद में बताया गया 13 प्रकार की अग्नि, हुँ, और आप देखेंगे जो अग्नि शब्द है ना, इसको कई बार लोग गलत समझ लेते हैं। हुँ, अब जैसे कि ना, किसी को बहुत तेज भूख लगी हुई है, हाँ जी, तो कहते हैं तेरे क्या आग लगेगी, हुँ, है ना?
तो अब वैसे कहीं आग देख थोड़ी रही, आग ना लग रही है, वो लेकिन ये जो फायर है, जो अग्नि है, इसको हम बोलते हैं एक बायो एनर्जीज़ बोलते हैं। हुँ, ये जो अग्नि है, यही सारे जीवन का आधार है। आयुर्वेद ये मानता है कि अग्नि नहीं है तो बात खत्म। हुँ, अग्नि बुझ गई तो जीवन लीला खत्म हो गई। तो जो मैंने जठराग्नि की बात बताई, उसी की तरह से 12 अग्नियाँ और हैं। हुँ, तो जठराग्नि तो पाचन क्रिया की सारी भूमिका उसी के तय हिस्से होती है, में जी। आती है। हुँ, एक 5 प्रकार की अग्नियाँ वो होती हैं जो हमारी महाभूतों से जुड़ी हैं। जैसे हमारा शरीर बना है आयुर्वेद के हिसाब से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हुँ, इन 5 चीज़ों में भी अग्नि होती है, जो वाइटल फ़ोर्स है, जो वाइटल एनर्जी है। और इसी प्रकार से जो हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हैं, 7 अग्नि ये हैं और 1 जठराग्नि है। तो 13 प्रकार की अग्नि आयुर्वेद में बताई गई हैं और इनका काम है कन्वर्जन। अच्छा है। जठराग्नि आपका जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसको इस लायक बना देगी पचा-पचा के कि वो एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाए, लीवर के माध्यम से। और ये जो रस, रक्त वाली जो 7 चीज़ें मैंने बताई, इनको बोलते हैं धातु अग्नि। तो 7 प्रकार की अग्नि ये हैं। तो एक जठराग्नि, 5 प्रकार की भूत अग्नि जो अपने पंचमहाभूतों में होती हैं और 7 प्रकार की अग्नि जो हमारी धातुओं में होती धातु में। हैं। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों का, फायर का या डायनामिक फ़ोर्स का या बायो एनर्जी का रोल है। जी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो ये बताया जाता है कि कुछ जूसेज़ हैं, एंजाइम निकलते हैं अच्छा, शरीर से, जो हमारे पाचन को जो हम फूड स्टफ ले रहे हैं उसको डिसइंटीग्रेट करते ठीक हैं, करते हैं, जी। पचाते हैं। हुँ, और लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हुँ, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, कई तरह-तरह के एंजाइम्स हैं या आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जो भरपूर मात्रा में जठर में होता है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हुँ, तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो एनर्जी है, जो अग्नि है, ये उस प्रकार की अग्नि जठराग्नि से ही सारी ऊर्जा लेते हैं। तो सारा खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा का है, जी। अब जब ये पूरा आपका एक तो जो आप भोजन ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी पोषकता, अगर ये सब अच्छी किस्म की नहीं है, आयुर्वेद में जो निर्दिष्ट सिद्धांत है उसके अनुरूप नहीं है, जी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी पाचन क्रिया को बिल्कुल व्यवधान में डाल देंगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि समय से भोजन लें, ठीक से भोजन लें और प्रसन्न मन से भोजन करें, किसी प्रकार का तनाव उस समय नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है कि आपका खाना खाने का जो पोस्चर है, पहले कहते थे ना कि नीचे बैठते थे आसन पे और एक थोड़ा-सा उससे ऊँची एक वो रख देते थे कोई भी ऐसा एक स्टूल चौकी टाइप होती थी। चौकी चौकी जिसको बोलते हैं। हुँ, तो उससे एक पोस्चर बनता था। हुँ, तो आप आपका बैठना खाने का जो है उसका भी एक तरीका है। और वो खाना ज़मीन से ऊपर था हाँ, अब स ऊपर ऊपर होना चाहिए। जी, तो आयुर्वेद में जो बहुत गहन तरीके से इस पे विचार किया गया है कि इन तमाम चीज़ों का आपने ध्यान रखना है हुँ, और ऋतु के अनुकूल, मौसम के अनुकूल भोजन लेना है और समय तय करना है कि किस समय में हमें किस तरह का भोजन लेना है। जैसे ये सारी जो पित्त की बीमारी है, जो एसिडिटी है हाँ मेनली जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है इसका एक टाइम है 10 बजे से 2 बजे तक का। हुँ, अब मान लीजिए शरद ऋतु में बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है पित्त का, जी, जो पाचन क्रिया का लिए सबसे बड़ा खतरा है हाँ जी, हाँ और जिसके ऊपर मंदाग्नि निर्भर कई करती है ये जठराग्नि। तो शरद ऋतु है उसमें ऑलरेडी पित्त का प्रकोप है और 10 से 2 बजे तक के टाइम में आप ऐसा भोजन करें जिससे पित्त बढ़ता हो। कितना वैज्ञानिक अध्ययन वर्णन किया गया है इस चीज़ में। तो तीनों चीज़ें आपके लिए कष्टकारी हैं। एक तो ऋतु है जिसमें पित्त का प्रकोप है, एक समय 10 बजे से 2 बजे तक का जो आपका समय उसमें आप ले रहे हैं और पित्तवर्धक भोजन ले रहे हैं। हुँ, हुँ, और पित्त ही आपकी प्रकृति है मान लीजिए, इतनी प्रकृति तो है, जी। इसका परिणाम ये होगा कि पित्त से जनित जितने भी विकार हैं आपकी पाचन क्रिया में, वो बिल्कुल सर्वनाश कर देंगे आपके पाचन तंत्र का पूरी की पूरी तरीके हुँ, से। तो बात उभर के जो हमारी चर्चा में आई है वो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि इसका कारण क्या है? कारण आपका बताइए। हाजमा, आपका पाचन, आपका डाइजेशन क्यों खराब हो रहा है? उस कारण को आपको हटाना पड़ेगा। उस कारण को हटाए बिना अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दवाई खा के या गोली चूर्ण खा के अपना हाजमा ठीक कर लेंगे, तो कतई संभव नहीं। पॉसिबल नहीं है, जी। आपको पूरी तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति से जीवन जीना होगा। उस जीवन में पूरा एक नियम है, विधि है, तरीका है हर चीज़ का जिसकी मैंने अभी तक चर्चा की है। कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपसे ये चीज़ें फ़ॉलो नहीं हुई और आपने
इसके विपरीत जीवन जिया, इसके विपरीत नियमों का पालन किया, खाए जा रहे हैं, ये भी सोचे बिना कि मोटे इसकी हो गए क्वालिटी हैं। क्या है, तमाम, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो आप फिर क्या सहारा लेंगे? उसके जो लक्षण होंगे, एसिडिटी है, पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द मिलेगा आपको, आपका जी मिचलाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी या बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, या उल्टी आने की इच्छा होगी, हुँ, या आपको लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो ये डिफरेंट बीमारियाँ हैं जो हमारे एपिगैस्ट्रियम से लेकर इंटेस्टाइन तक की प्रॉब्लम है सारी की सारी। हुँ, तो अब इसके लिए आपको करना क्या है? एक तो ये जो कॉज़ेटिव फैक्टर्स हैं, जिनसे ये बीमारियाँ हो रही हैं, इनको पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। जी, और आपको बहुत ही शुद्ध सात्विक भोजन करना होगा, समय के अनुरूप करना होगा, हल्का सुपाच्य भोजन लेना होगा। किस तरह का भोजन? अगर आप एसिडिटी या अपच से शिकार हैं, तो आपके भोजन में दाल श्रेष्ठ दाल है मूँग की दाल। अच्छा। मूँग की दाल लीजिए आप, लौकी लीजिए, तुरई लीजिए, परवल लीजिए, पेठा लीजिए। हुँ, ये सारी चीज़ें आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छी हैं। इसका सेवन करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएँ हल हो जाएँगी। अब एसिडिटी से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। हुँ, हालात ये हैं कि जब मॉडर्न मेडिकल साइंस का डॉक्टर आज दवाई लिखता है, तो उसके पर्चे पे पहली दवाई होती है ओमेप्राज़ोल। हाँ जी, पहले एसिलोक वगैरह लिखते थे। यानी वो लिख रहा है कि सबसे पहली और सबसे ज़रूरी दवाई है वो, जो एसिडिटी। एसिड का फॉर्मेशन ना होने दे। हुँ, एंटासिड जिसको बोलते हैं। और बाद में भी कई बार लिक्विड के रूप में जेलुसिल वगैरह एंटासिड दी जाती हैं। डीएसआर वगैरह क्यों दी जाती हैं? चूँकि जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है, विशेषकर जो पेन किलर हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ब्रूफेन वगैरह, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये सारी की सारी आपकी एसिडिटी को प्रॉब्लम को और कई गुना बढ़ा देंगी। बढ़ा देती हैं। जी, तो आपको सबसे पहले उसका इंतज़ाम करना होता है। तो खाने के साथ-साथ जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है, मेनली पेन किलर्स सब में वगैरह, ये है। जी, इन सब से एसिडिटी बढ़ती है। हुँ, और भी कितनी दवाएँ ऐसी हैं जिनसे एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो यही है कि आपको अगर एसिडिटी हुई तो आपने कोई एंटासिड ले लिया, या एसिलॉक वगैरह की गोली ले ली, ओमेप्राज़ोल वगैरह कोई चीज़ ले ली, तो उससे आपको टेम्परेरी आराम मिल मिल जाएगा। जाता है। लेकिन इसके आगे कोई इसका हल नहीं है। आयुर्वेद में बिल्कुल इन तमाम चीज़ों का हल है। लेकिन पहली शर्त वही है कि आपका खाना-पीना आयुर्वेद के हिसाब से होना हुँ, चाहिए। अगर आप उस तरह का जीवन जिएँगे, उस तरह से भोजन तो करेंगे, होगी ही नहीं एसिडिटी। तो जी, बहुत बड़ा जो पॉज़िटिव फैक्टर्स हैं, वो होंगे ही नहीं, आपको एसिडिटी नहीं होगी। हुँ, और अगर हो गई है, तो आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। जिस तरह का खाना मैंने बताया आपको वो लेना होगा। और ऐसी चीज़ें अब आयुर्वेद में हम बात कर सकते हैं, जैसे सौंफ, जीरा, धनिया, ये 3 चीज़ें हैं, हर घर में, हर रसोई में मिल जाएँगी। इसको आप 1-1 चम्मच लें अच्छा, और उसको पानी में उबाल लें। मान लिया आपने 1 गिलास पानी लिया था और जो वो आधा गिलास शेष रह जाए, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। ये एक चीज़ है। इसी तरीके से शतावरी का चूर्ण होता है, मुलेठी का चूर्ण होता है। और हमारे तो आम हमारी महिलाएँ जो हैं, बहनें हमारी, वो सब जानती हैं इन चीज़ों को, कि हुँ, घर में क्या हर मसाला जो आपकी रसोई में है, वो पाचन क्रिया में मदद करता है। हुँ, चाहे वो सौंफ, जीरा, धनिया जो मैंने बताई, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, हर जी, घर में मिलेंगी आपको। उसके अलावा हल्दी है, आँवला है, तो ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में जो मसाले हैं, अगर वो कम मात्रा में लिए जाएँ, तो ये सब एसिडिटी और पाचन क्रिया को ही दुरुस्त करने में दुरुस्त मदद करता करते हैं। तो हम एक रसोई के ज़रिए भी अपनी ये चिकित्सा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर घरेलू उपायों से या जो तौर तरीके हमने बताए उससे बहुत ज़्यादा अगर असर नहीं आ रहा, है। तो हुँ, अब भूमिका शुरू होती है दवाइयों की। ट्रीटमेंट की, आयुर्वेदिक इलाज की। उसमें आयुर्वेद में पहली बात तो ये है कि ये तो जो घरेलू उपचार है आप अपने आप कर सकते हैं। अब आगे का जो प्रोसेस है, अगर उससे आपको आराम नहीं पड़ रहा, तो उसमें आपको वैद्य की, चिकित्सक की सलाह लेनी होगी। और वो आपकी प्रकृति का अच्छी तरह से अध्ययन करके, कि आप वात, पित्त, कफ या किस प्रकृति के व्यक्ति हैं, आपके खाने-पीने की वो डिटेलिंग सारी ली जाएगी, है ना? और ऋतु के अनुकूल फिर वो आपको भोजन की व्यवस्था करेगा कि किस तरह का भोजन लेना है, और उसी तरीके से आपका इलाज किया जाएगा। तो मेनली इसमें एसिडिटी में हमारे यहाँ सूत शेखर रस एक बड़ी प्रसिद्ध बीमारी वो सूत है, शेखर रस। सूत शेखर रस औषधि है। इसी तरीके से कामदुधा रस है, ये अच्छा, भी बड़ा कॉमन है, इसमें प्रयोग किया जाता है। और एक अविपत्तिकर चूर्ण, एसिडिटी में तीनों दवाइयों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। किसी लेकिन हाँ, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएँगे? आम तौर पे मिल जाएँगी और बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं, लेकिन ये लेनी चिकित्सक की सलाह से है। हुँ,
अगर दवाइयों से भी बात नहीं बनती, तो फिर आयुर्वेद में जो पंचकर्म है, उसमें एक विरेचन क्रिया होती है। विरेचन का मतलब है कि आपने कोई खाया दस्तावर या परगेटिव दिया और उससे पेट के रास्ते से पित्त निकल गया। तो वो विरेचन क्रिया करनी पड़ती है पंचकर्म के अंतर्गत। एक बहुत छोटा-सा उपाय ये है कि एक योगी क्रिया मैं बता रहा हूँ इसमें, कि आपने ना अपने जीभ को थोड़ा-सा गोल करके अंदर ऐसे साँस लेना है और नाक से निकालना है। अच्छा जी। हाँ, तो जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नर्व्स हैं पर उनको सूदिंग इफ़ेक्ट होता है और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट की ये क्रिया करने मात्र से ही आपको आराम मिल जाएगा। एसिडिटी में। हाँ, एसिडिटी में। एक और क्रिया जो हम घर पे कर सकते हैं, वो है कुंजल। कुंजल में क्या होता है कि आपने करीब पौना लीटर पानी लिया, उस पानी में आपने मिला दिया सेंधा नमक अच्छा जी। और उसको इतना गर्म लेना है कि आप उसको एक सांस में पी सकें, यानी हल्का सा गुनगुना। और उस पानी को पीने के बाद में 2, 4, 5 मिनट बाद में आप हाथ से आपने वो पानी बाहर निकालना सारा। 2 उँगलियाँ हाँ, से देखें। तो अगर आप इस क्रिया को करोगे, तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, वो लंबे समय काम करने वाली नहीं है। कुल मिला के अंत में निचोड़ ये है कि आपका भोजन बिल्कुल सात्विक, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उसमें जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फर्मेंटेड ये आपके जो इडली, डोसा वगैरह हैं, मिर्च मसाले, चाय, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सब बंद करने ही होंगे। हुँ। इसको बंद करे बिना किसी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया का जो आपकी इन समस्याओं को हल कर दे। तो ये पाचन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ हैं, एसिडिटी उसमें शामिल है, गैस उसमें शामिल है, कोष्ठबद्धता यानी कि कब्ज़ी उसमें शामिल है। इन सब का एकमात्र इलाज यही है कि आपका आहार शुद्ध हो, आप समय पे भोजन करें और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ बताई हैं, उन सबका पालन करें और अगर बीमारी हो भी गई है, तो किसी भी योग्य चिकित्सक से अपनी प्रकृति का निर्धारण करवा के इलाज अपनी लें। इस चीज़ को इलाज को करा लें। बाज़ार में तरह-तरह की दुनिया भर की चीज़ें हैं। पुदीन हरा से लेके लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, देश के ये छोड़ने बहुत चीज़ें हैं और आप लेना चाहें तो इनका कोई नुकसान भी नहीं है और अगर आपको इससे परिणाम आ रहे हैं और हाँ, लेते परिणाम रहो। कई बार क्या आते हैं कि जो आपने जो जीवन शैली डॉक्टर ने बताई है, हमने बताई है, अगर आप उसको अडॉप्ट करोगे तो 60-70% आराम तो वैसे ही आ जाएगा। सो होना ही होना है और 25-30% जो आप ये चूर्ण वगैरह लेंगे तो इससे एक मानसिक स्थिति रहती है कि मैंने पाचक चूर्ण ले लिया तो ये तुम में ठीक ठीक हो हो गया। जाएगा। हुँ। बाकी इन सारी चीज़ों का पालन करते हुए सलाह मेरी यही है कि अगर स्थिति बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो रही है और विस्फोटक किस अर्थ में होती है कि कई बार ये जो एसिड का प्रोडक्शन होता है आपके पेट में, ये क्या करता है कि आपकी जो लेयर्स है ना, लाइनिंग्स है, उनको काट देता है अंदर ही अंदर, इतना अच्छा, ज़्यादा तेज़ाब बनता है। तो उसका परिणाम क्या होगा? पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। अल्सर। अल्सर जिसको बोलते हैं। हुँ। ये मतलब जख्म बन जाते हैं और फिर स्थिति इतनी गंभीर होती चली जाती है कि उसकी परिणति क्या हो, कैंसर के रूप में हो या इसी तरीके से गॉल ब्लैडर में पथरी के रूप में पथरी हो, का। यानी कि बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन इससे हो सकते हैं। मेन चीज़ है हजमा जी, हैं? मेन चीज़ हाजमा एक कॉमन टर्म है जो हम यूज़ कर देते हैं। पूरी पाचन प्रणाली हमारी, हुँ। मुँह से लेकर गुदा द्वार तक जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये बिल्कुल फंक्शनिंग इसकी सही हो, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका भोजन किस तरह का है। किस तरह? अच्छा सर, जैसे कुछ लोगों को हाजमा खराब होने का वो अर्थ ये लगाते हैं कि कुछ भी खाया हुँ, और थोड़ी-सी देर बाद वो टॉयलेट गए, हुँ। कि हजम नहीं हो रहा जी, हजम में अपाच्य स्थिति। तो ये किस तरह की स्थिति है? देखिए, ये बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मान लीजिए किसी ने खाना खाया हुँ, और उसने कहा कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मैं टॉयलेट चला गया। हुँ, ये जो टाइम है ना, ये कम से कम ढाई 3 घंटे का हमें टाइम चाहिए। चाहिए। नहीं, वो नहीं, जो खाया है वो नहीं निकल रहा है। वो नहीं निकल रहा। ये तो हाँ, बिना मतलब का एक ट्रिगर है, हमारे रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, तो हमें वो हाजत हो सकती है। हाँ, ये नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जो हमने खाया है वो पहले हमारे जठर में आमाशय में जाएगा, वहाँ पे HCl जो एसिड है उसको डिसइंटीग्रेट करेगा, तरह-तरह के एंजाइम मिलेंगे और फिर उसके बाद में वो छोटी आँत में जाएगा, छोटी आँत से वो फिर जो उसका मेन चीज़ है जिसको हम आयुर्वेद में अनरस कहते हैं वो लीवर में जाएगा, लीवर उसको मेटाबोलाइज़ कराएगा सारी की सारी और उसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन में है वो वो मल टॉयलेट के रूप में पदार्थ है। बाहर आता तो है। एकदम से अगर कोई ये इस तरह की शिकायत कर रहा है, तो इसका कोई वैज्ञानिक आते या हैं ना आपके आयुर्वेदिक पास आधार भी नहीं ऐसे है। मरीज़? बहुत इस तरह की शिकायत करते हैं। हाँ, उसमें मेनली क्या होता है कई बार
अमीबाइसिस हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है ना? हुँ, और इस तरह का कोई ट्रिगर मिल गया, जैसे बहुत से लोगों को ये है कि सिगरेट पी के उनको हाजत महसूस होती है या चाय पीने के बाद में इस तरह की चीज़ें, तो ये हाँ जी, उसी हाँ तरह की घटना है। जी। इसका कोई उससे लेना-देना नहीं है। अच्छा सर, आम तौर पे मुझे जितने भी कमेंट्स इस पे मैं देखता हूँ या फ़ोन जो जानकार लोग हैं उनके फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं जी सुबह उठते ही हुँ, सीने में इतनी भारी जलन रहती है कि गोली लिए बिना तो दिन ही शुरू नहीं होता हमारा। और ऐसा लोग वर्षों-वर्षों तक करते चले जाते हैं। डीएसआर की एक बड़ी हुँ, फ़ेमस है इसके लिए, हुँ। तो वो खाते रहते हैं। तो उसकी वजह से कई बार ये देखने में आया कि उस बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ भी हो रही हैं। तो जो एसिडिटी की गोली है, उसको छोड़ने का तत्काल कोई उपाय है या फिर सिस्टम को ठीक होने में वक़्त देखिए, लगेगा? जो इस तरह के लोग हैं, पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो अल्कोहलिक है? हुँ, दूसरी क्या चीज़ है कि खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए। अच्छा, तो आम तौर पे क्या होता है कि लोग 10 बजे खाना खाया, 10 बजे लेट खाना खा रहे हैं और 11-12 वो सो गए एकदम तुरंत से। सो जाते हैं कई तो तो। खाना खाने के बीच का अंतराल होना चाहिए, ढाई 3 घंटे का। दूसरे खाना खाने के बाद आयुर्वेद ये कहता है कि आप टहलें, हुँ, भागना नहीं है, रेस नहीं लगानी। करीब-करीब 1 किलोमीटर आप टहल के आएँ। हुँ, तो उससे क्या आपका पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी और ठीक से पचा हुआ पच जाएगा। दूसरी चीज़, जो लोग इस तरह की शिकायत करते हैं, वो हो सकता है कि उनका जो डिनर है वो बहुत हैवी हो। हुँ, बहुत से लोग तो अल्कोहल साथ में लेके बैठते हैं वो तो और उसके फ़ॉरेन साथ वाला अल्कोहल के स्टाइल साथ जो अपना लिया बहुत ना, सारी चीज़ें हैं, भारी बहुत मात्रा सारा में चीज़ें प्याज़ खाते भी खाना, हैं। तो उसमें क्या है, पीते-पीते ये नहीं पता चलता मैं कितना खा गया हूँ। या यार दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो उनके साथ तो ये प्रॉब्लम होगी। सुबह उनको एक भारीपन महसूस होगा, बिना उल्टी किए उनको चैन नहीं पड़ेगा या एंटासिड लिए बिना उनको आराम नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए तो हम हमें है आक्रामक होना पड़ेगा, कड़े तेवर अपनाने पड़ेंगे चिकित्सक को। अगर कोई सोचे कि मेरे खाने-पीने में कोई परिवर्तन ना हो, मेरी दारू भी ऐसी ही चलती रहे और मैं ठीक हो जाऊँ, तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका फिर एक ही इलाज है, मौत। और महिलाएँ तो सर दारू भी नहीं पीती, जैसे जो महिला दारू नहीं। अच्छा, महिलाओं का क्या होता है? महिलाओं का तो खाना-पीना हमारे समाज में बहुत ही बिगड़ा हुआ है, हुँ, कि वो परिवार के लोगों से खाना खिलाने से पहले उनको खाना नहीं खाएँगी। हुँ, ऐसा सिद्धांत उनके लिए हमने प्रतिपादित कर दिया है। तो अगर उसको मान लिया 11 बजे भूख लगी है, तो बचा-कुचा परिवार के सबका लोग जब तक खाएँगे। 1 बजे तक खाना नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएगी। तो 2 घंटे तक जो उसने बिना मतलब का ये उपवास रखा है और इस बीच में उसके वायु बनती रही है पेट में, इस तरह की चीज़ें तो उनको आएँगी। दूसरी चीज़ जो है स्ट्रेस, हुँ, एक मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक टर्म आती है, हरी-बरी करी, ये एसिडिटी के कारण बताए गए। हम जब पढ़ते थे तब ये बात होती थी। हरी का मतलब है HU-RR हरी। हरी का मतलब है एक हड़बड़ाहट हर समय जो जी, हमारे जीवन में है। मान लिया हमने ऑफ़िस जाना है, तो अब रह गया कि आधा घंटा रहेगा ऑफ़िस में, भागम-भाग का। जल्दी मेरा नाश्ता बनाओ, ये को फटाफट 2 खाएँ और खा उसमें के, खा ये लेता जो है। हरी वाला फैक्टर है, ये एसिडिटी को कॉज़ करेगा। दूसरा बरी, बरी माने चिंता। मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, दुनिया भर के प्रेशर्स हैं वो। और करी का मतलब होता है दही या एसिडिक चीज़ें जो हैं। जो खा रहे हो। तो हरी-भरी करी को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा और उसमें ये सारी चीज़ें आ गई। तो महिलाओं के साथ तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, उसकी हम कभी चिंता नहीं करते या बात नहीं करते, तो महिलाएँ बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं। जी, और एसिडिटी का कारण है वो। एसिडिटी का एक बहुत बड़ा कारण मन का है। मैंने शुरू में ही कहा था ना कि मन प्रसन्न होना चाहिए खाना खाते समय। हुँ, अगर आप उदासी में या परेशानी में भोजन कर रहे हैं, तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए हमारी जो माताएँ-बहनें हैं उनको एसिडिटी हाँ, रहती है। तो बिल्कुल आयुर्वेद तो बिल्कुल साफ-साफ कह रहा है, खाने पे उनका पूरा फ़ोकस है और वो, लेकिन फ़ोकस वो इस दृष्टि से नहीं है कि आप खाने के लिए ही ज़िंदा हैं। वो आपको ज़िंदा रहने के लिए खाने का महत्व बता रहा है, तरीके सुझा रहा है और 100 साल जीवन जीने की कल्पना के साथ में आपको उसने जितने भी हमारे महर्षि हैं, उन्होंने ये सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ये भले ही दुनिया के और हिस्सों में लागू हों या ना हों या इस पर कोई सहमत हो या ना हो, भारत लेकिन में हम है। भारतीयों के लिए आयुर्वेद एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और कम से कम बीमारियों से कैसे बचा जा सके, बीमारी ना हो, इस मकसद के साथ ही आयुर्वेद का निर्माण हुआ था। अच्छा सर इसमें अंतिम सवाल ये है जी। कि जो लोग जैसे खट्टी डकारें आती हैं, क्या खट्टी डकारों का भी कारण पाचन तंत्र खराब होना है? ये एसिडिटी का लक्षण है। अच्छा। देखिए, जब
तेज़ाब पेट में ज़्यादा बनेगा, एक लिमिट तक तो ज़रूरी है, वो उसका काम है वहाँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बनेगा, किन कारणों से जो हमने सारे अभी बताए हैं, तो उससे क्या होगा कि वो एसिड ज़्यादा बनेगा, तो वो क्या करेगा, बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। हुँ, बीच में क्या है कि हमारी ग्रास नली जहाँ तक जाती है और पेट उसके बीच में एक वाल्व होता है। उस वाल्व को धीरे-धीरे एसिड काटना शुरू कर देगा। तो वो फिर खाना ऊपर की तरफ आता है। तो लक्षण क्या होंगे? खट्टी डकारें आती हैं, पेट में भारीपन है या पेट में जलन है। ये सब एसिडिटी के लक्षण हैं। अच्छा, एसिडिटी के। अच्छा, चाय हमारी एक ऐसी चीज़ है, जो अमीर से लेके गरीब जी, तक के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है भारत में चाय। और चाय के बहुत सारे लवर्स आपको मिल जाएँगे। क्या चाय भी एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण बन गई है? बिल्कुल बहुत बड़ा कारण है और ख़ास तौर से जो बहुत से लोगों की पसंद आप ये देखिए अगर उनको हल्की चाय दे दी तो उनको मज़ा नहीं आएगा। उनको कड़क चाय चाहिए। हर शहर में आपको चुनिंदा दुकानें मिल जाएँगी जहाँ बहुत कड़क चाय मिलती हुँ, है। ये कड़क चाय और चाय का जो पत्ती है उसके अंदर मौजूद जो तत्व है टैनिक एसिड, वो आपकी एसिडिटी को इस हद तक ले जाएगा कि एक तो चाय की आदत आपने डाल ली है, कि फिर वही कारण बनेगा आपकी हाइपर एसिडिटी का और अल्सर होने का। तो हुँ। चाय तो जिनको बीमारी है एसिडिटी की, उन उनको तो बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल ना लें। हाँ, ये श्रेष्ठ आदर्श पद्धति यही है कि आप चाय ना लें। हुँ, चाय ना लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको आदतन है कि आप दिन में 1 या 2 बार चाय ले लेते हैं, तो वो चाय जितनी लाइट हो या ग्रीन टी उसका विकल्प के रूप में ले दूध लें। वाली चाय नहीं। हुँ, दूध वाली हमारे भारत में तो दूध वाली चाय बनती है। हुँ। अगर ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें लेंगे, फिर लोग उससे कहेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आया जी। हाँ, उससे एसिडिटी बढ़ेगी। हुँ, तो एसिडिटी जिसको है बेहतर है चाय ना पिए। चाय ना पिएँ और जो भोजन में जो सावधानी हमने बताई उनका पालन करें। जी, जी। अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि बस हम जाएँगे और कोई हमें चूरन मिल जाएगा या दवाई मिल ठीक हो जाएगी और जाएगा। उससे ठीक हो जाएगा, तो व्यक्ति को अपने स्तर पे बहुत प्रयास करने होंगे ताकि वो स्वस्थ रह सके और पाचन क्रिया से जो रिलेटेड बीमारियाँ हैं, उनसे दूर रह सके। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई सवाल पूछने की डॉक्टर साहब से ज़रूरत पड़ेगी और मैंने अपनी तरफ से आप सबके सवाल इनसे आज पूछ लिए हैं। फिर भी कोई बच गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी और बीमारी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी जल्दी हम आपको उसका भी उस बीमारी के बारे में भी जवाब दें। वीडियो पसंद आया हो तो और एसिडिटी से पीड़ित आप किसी परिवार में या किसी और दूसरे व्यक्ति को जानते हैं तो आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। बेसिकली बात ये है दोस्तों कि भोजन अच्छे तरीके से करें। भोजन सही होना चाहिए, अच्छा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और कम खाएँ। कम खाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कम और गम खाना। क्यों सर? कम खाना, गम खाना हाँ, और जल्दबाज़ी ना करें। जब जल्दबाज़ी खाने के लिए बैठें तो आप ये मान के चलें कि आपने 20-25 मिनट, आधा घंटा देना भागम-भाग है, मत करें खाने देना में। है उसमें। जी, जी। 32 बार चबाने का हमारे यहाँ निर्देश है आयुर्वेद में। जी, जी। कौन चबाता है 32 बार? तो खाएँ, पूरी मस्ती में खाएँ और वो खाने में जो एक और सिलाए मैं बता देता हूँ, खाना कहते हैं भजन और भोजन एकांत की चीज़ है। हाँ, हाँ। इसमें ज़्यादा बातचीत ना करें, गप्पे ना लड़ाएँ खाते हुए। हाँ, हाँ। बेशक परिवार के साथ खा रहे हैं तो तन्मय होके खाना चाहिए। एकांत की दृष्टि से भोजन करें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।